Hello everyone and very warm welcome to all my viewers. So today we are going to discuss incomplete dominance, one of the most famous phenomena in post-Mendelian genetics. ठीक है, सभी ने नाम सुना होगा इसका. तो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस? देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझने से पहले हमें एक बार रिकॉल करना पड़ेगा मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मेंडल ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया था, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट में क्रॉस बनाया है, जस्ट हैव अ लुक. हमने जो पेरेंट्स चूज किए थे, प्योर टॉल और प्योर डाफ प्लांट चूज किए थे, जिनका जीनोटाइप था कैपिटल टी और डाफ का स्मॉल टी. ठीक है, इसके बीच में जब इन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि हाइब्रिडाइजेशन कराया था, तो F1 जनरेशन में हमको सारे के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे. ठीक है, टॉल प्लांट्स का जब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर क्या हुआ था, इनको टॉल और डाफ प्लांट F2 जनरेशन में 3:1 रेशियो में मिले थे. और जिस रेशियो को देखकर इन्होंने कहा था कि भाई F1 जनरेशन में क्या होता है कि दोनों पेरेंटल फिनोटाइप में से एक ही फिनोटाइप अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरा हाइड हो जाता है. तो जो एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट फिनोटाइप है और जो हाइड हो गया वो रेसेसिव फिनोटाइप है. जैसे कि यहाँ पर टॉल प्लांट जो है वो टॉलनेस जो है वो डोमिनेंट है ओवर द डार्कनेस. ठीक है, लेकिन F2 जनरेशन में क्या होता है, हमको टॉल और डार्क प्लांट एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में देखने को मिलते हैं, जिसका बाद में जीनोटिपिक रेशियो भी निकाला गया था, जब उन्होंने बोला था कि यहाँ पर एक प्योर टॉल, दो हाइब्रिड टॉल और एक प्योर डाफ प्लांट मिलता है, यानी कि 1:2:1 का रेशियो रहता है. ठीक है, दिस इज अबाउट द मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस. आफ्टर द मेंडल मतलब 1900 के बाद कॉल कोरेंस नाम सुना है आपने, इन्होंने रीडिस्कवर किया था मेंडल के इनहेरिटेंस लॉज को. तो कॉल कोरेंस ने सोचा कि भाई मेंडल की जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, अगर हम उसी को सेम सेम हाइपोथेसिस को अगर अप्लाई करें किसी दूसरे प्लांट पर विथ सम अदर कैरेक्टर, तो क्या रिजल्ट मिलता है. तो मेंडल ने वर्क किया 4 o'clock प्लांट पर. 4 o'clock प्लांट में एक इसकी स्पेशलिटी थी कि इसमें दो तरीके के फ्लावर देखने को मिलते हैं, रेड फ्लावर और व्हाइट फ्लावर. तो जस्ट लाइक मेंडल, कॉल कोरेंस ने क्या किया कि रेड और व्हाइट फ्लावर की प्योर ब्रीड्स को डेवलप किया. ठीक है, और उन प्योर ब्रीड्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराया, जस्ट टू चेक कि F1 जनरेशन में हमको क्या मिलता है. तो ये आपके हो गए पेरेंट्स. ठीक है, जहां पर मैंने रेड फ्लावर के लिए कैपिटल आर सिंबल यूज किया है और व्हाइट फ्लावर के लिए स्मॉल आर का सिंबल यूज किया है टू डिनोट द एलील्स. ओके, जब इसके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया तो इन्होंने क्या देखा, जस्ट ही वाज सरप्राइज कि इन्हें जो कॉम्बिनेशन मिला, इन्हें ना रेड फ्लावर मिले ना व्हाइट फ्लावर मिले, इन्हें मिले पिंक फ्लावर्स. और जस्ट लाइक मेंडल, जब इन्होंने जीनोटाइप देखा तो ये एक हाइब्रिड प्लांट था, यहाँ पर कैपिटल आर एलील भी मौजूद था और स्मॉल आर एलील भी मौजूद था, बट इनको फ्लावर मिला पिंक. तो उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर क्या हुआ है कि करेक्टर्स की ब्लेंडिंग हो गई है. बिफोर द मेंडल ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस को माना जाता था, तो उन्होंने कहा कि भाई रेड और व्हाइट जो कलर था वो मिक्स हो गया और पिंक फ्लावर हमको देखने को मिल रहा है. ओके, तो अब इन्होंने नेक्स्ट आगे का स्टेप फॉलो किया, इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया पिंक फ्लावर्स में. ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने लिया है ये आपकी आ गई F1 जनरेशन. दिस वन इज F1 जनरेशन. और जब F1 जनरेशन के प्लांट्स में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, ये आगे आपके गैमीट्स. ठीक है, और जब गैमीट्स को मैं चेकर बोर्ड में डालूंगी, पनेट स्क्वायर बनाया मैंने. ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो, ये वाला जो पेरेंट है उसके गैमीट्स मैंने यहाँ लिख दिया एलील्स, और इसके मैंने यहाँ लिख दिए. ठीक है, गैमीट्स. अब जस्ट लाइक जैसे मैंने मोनो और डाइहाइब्रिड क्रॉस में बताया, हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर जो भी कॉम्बिनेशन आएगा वो मैंने चारों बॉक्सेस में लिख दिया है. तो अब कॉम्बिनेशन को देखो, यहाँ पर इनको क्या मिला, जब एक तो मिला इन्हें रेड फ्लावर जो प्योर रेड था. ठीक है, एक मिला इन्हें व्हाइट फ्लावर जो कि प्योर व्हाइट था. लेकिन जो दो हाइब्रिड प्लांट्स थे आउट ऑफ एवरी 4 प्लांट, तो वो थे पिंक फ्लावर. इनको रेड फ्लावर नहीं मिला, इनको पिंक फ्लावर मिला, जस्ट लाइक F1 जनरेशन. ये आपकी आ गई F2 जनरेशन. ठीक है, तो जब इन्होंने रेशियो को देखा तो इनका फिनोटिपिक रेशियो क्या आया, फिनोटिपिक रेशियो आया 1 रेड
is to 2 pink flower is to 1 white flower, जबकि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था 3:1। यहाँ आना चाहिए था 3 रेड और 1 व्हाइट, जो नहीं मिला। क्लियर। और जीनोटिपिक रेशियो क्या है, दैट वाज आल्सो 1:2:1। 1 तो प्योर रेड था, ठीक है, 1 प्योर व्हाइट था, और 2 क्या थे, हाइब्रिड थे, जो कि पिंक कलर के थे। तो ये था जीनोटिपिक रेशियो। तो पहली चीज नीट का क्वेश्चन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियोज क्या होते हैं, ये नीट का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो जब ये रेशियो इनको मिला फिनोटिपिक और जीनोटिपिक, तो पॉल कॉर्निन्स ने बोला कि भाई ऐसा है, मैं कह रहा था कि ब्लेंडिंग होती है, ब्लेंडिंग नहीं हो रही है F1 जनरेशन में। अगर यहाँ पर ब्लेंडिंग हो जाती तो F2 जनरेशन में हमको प्योर रेड और प्योर व्हाइट फ्लावर नहीं मिलते, हमको सारे पिंक मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं मिले। यानी कि एलील्स वापस सेग्रीगेट हुए हैं और उन्होंने अपने अपने फिनोटाइप प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा भाई ये ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस नहीं है। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि डोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। डोमिनेंस रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है, मगर इतना नहीं हो रहा कि वो प्योर रेड कलर दे सके, वो पिंकिश अपीयरेंस दे रहा है। ठीक है, इसी चीज को अभी समझेंगे। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का स्टेटमेंट क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि इट इज अ कंडीशन जहां पर हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल होता है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल में फिनोटाइप जो है ना तो डोमिनेंट फिनोटाइप शो होता है ना रेसेसिव फिनोटाइप शो होता है, बल्कि उन दोनों के बीच का कोई इंटरमीडिएट फिनोटाइप ही हमें अपीयर होता है इन F1 जनरेशन। ठीक है, इसको पार्शियल डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस या मोज़ेक इनहेरिटेंस का नाम मोस्ट प्रोमिनेंटली दिया जा सकता है। ब्लेंडेड इनहेरिटेंस हम नहीं कह सकते, क्योंकि सेम रीजन, ब्लेंडिंग होती तो F2 जनरेशन में हमको प्योर रेड और प्योर फिनोटाइप नहीं देखने को मिलते, जो पेरेंटल फिनोटाइप से वो अपीयर नहीं होते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं तो अभी 4 o'clock प्लांट का मैंने एग्जाम्पल ऊपर दिया है, इसके साथ ही एक है स्नैपड्रैगन, जिसको डॉग फ्लावर भी बोला जाता है, डॉग फ्लावर प्लांट। वहां पर भी रेड और व्हाइट फ्लावर्स मिलते हैं, और जब हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो F1 जनरेशन में हमको पिंक फ्लावर देखने को मिलते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन इज, ऐसा क्या हो रहा है, डोमिनेंस इनकम्प्लीट क्यों हो रही है, क्या रीजन है इसके पीछे, तो उसको जस्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझने के लिए आपको 3 चीजें क्लियर होनी चाहिए। डोमिनेंस क्या है, कुछ एलील्स डोमिनेंट और कुछ रेसेसिव क्यों होते हैं, और एक जीन आखिर कर क्या रहा है, क्या फंक्शन है जीन का। ओके, तो अगर मैं जीन की बात करूं, देखो मेरे पास ये क्रोमोसोम है, अभी मैंने जो रेड और व्हाइट फ्लावर का एग्जाम्पल लिया उसी को मैं कोट करती हूँ यहाँ पर, कि यहाँ पर भाई एक ये रेडनेस के लिए जीन है, उसके 2 एलील्स हैं। ठीक है, रेडनेस के लिए 2 एलील्स हैं, कैपिटल आर और स्मॉल आर। मैं कैपिटल आर की बात कर रही हूँ यहाँ पर, ये इसकी लोकेशन है। ठीक है, तो ये कैपिटल आर क्या करेगा, ये जो आर जीन है, जीन आर कोड फॉर एन एंजाइम। ठीक है, कोई एंजाइम एक्स बन रहा है जो किसी दैट वर्क्स ऑन सबस्ट्रेट एस, यानी कि इसको मैं लिख सकती हूँ कि एस कोई सबस्ट्रेट है जिस पर ये एक्स एंजाइम वर्क करेगा और इससे रेडनेस प्रोड्यूस होगी, या ये रेड कलर देगा। ठीक है, ये पिगमेंट बन रहा है। अब क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, जिस प्लांट की मैं यहाँ बात कर रही हूँ वो भी एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे पास हर क्रोमोसोम की डबल कॉपी है। ठीक है, अब इस क्रोमोसोम पर जस्ट इमेजिन कि दोनों ही पर ही कैपिटल आर एलील प्रेजेंट है। ठीक है, ये एक होमोजाइगस कंडीशन है, होमोजाइगस आर आर। क्या होगा, आर जीन है, एक्टिव जीन है, इसकी 2 कॉपीज यहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, 2 कॉपीज
of gene are produce enough enzyme, डबल एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो जो क्वांटिटी बन रही है एनएफ एंजाइम है, एंड विच सॉरी 2 copies of gene are produce enough enzyme that produce red color in sufficient concentration. ठीक है, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि ये क्या देगा, रेड कलर फ्लावर को, दोनों ही आर प्रेजेंट है जब, ठीक है, दोनों ही फंक्शनल कॉपी हैं, दोनों से ही सेम एंजाइम बन रहा है, डबल कॉपी बन रही है, जो सबस्ट्रेट था उस पर डबल एक्ट हो रहा है और बहुत सारा रेड कलर प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे एलील की, जो है स्मॉल आर। जो स्मॉल आर है वो है मॉडिफाइड कॉपी ऑफ जीन आर, और मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, आर जीन में कोई जीन क्या है, डीएनए का सीक्वेंस है, इसके सीक्वेंस में कोई चेंज, कोई ऑल्टरेशन हो गया है, जिससे ये एक एलील प्रोड्यूस हुआ जिसको हमने स्मॉल आर नाम दिया है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगी, modified copy of gene R which is produced due to some change in gene R या allele R, you must write allele R not gene, ठीक है, इसमें कुछ चेंज हुआ और उसकी वजह से ये स्मॉल आर एक एलील प्रोड्यूस हो गया। अब स्मॉल आर क्या, मैंने कहा था कैपिटल आर तो एक एंजाइम बना रहा है जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब स्मॉल आर क्या प्रोड्यूस कर रहा है, तो मॉडिफाइड, वेट अ मिनट, मॉडिफाइड आर एलील is responsible for the production of what, अब यहां पर पहली सिचुएशन देखो, स्मॉल आर एलील जो है वो इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है कि अभी भी पहले जैसा ही एंजाइम बन रहा है, ठीक है, माने इट प्रोड्यूस द नॉर्मल एंजाइम लाइक एलील कैपिटल आर, मतलब स्ट्रक्चरल चेंज तो हुआ बट उसकी जो कोडिंग हो रही थी, उससे जो एंजाइम बन रहा था उसमें कोई चेंज नहीं आया, या जो एंजाइम बना वो थोड़ा सा लेस इफिशिएंट हो गया, लेस इफिशिएंट एंजाइम, ठीक है। अब सोचो अगर कंडीशन है आपकी, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहां पर अब ये आ गया, स्मॉल आर एलील दोनों पे आ गए, ठीक है। अगर ये स्मॉल आर एलील नॉर्मल एंजाइम कोड करता या लेस इफिशिएंट एंजाइम बनाता बट कम बनाता, या कुछ इफिशिएंसी उसकी कम हो जाती, दोनों ही कंडीशन में क्या होता, इट शुड गिव रेड कलर, भाई एंजाइम तो प्रोड्यूस हो रहा है ना, कम हो रहा है लेकिन रेड नहीं आएगा, मिलता जुलता कलर आएगा। लेकिन हमने क्या देखा था, जो ये वाला फिनोटाइप है उसमें क्या मिले थे हमको, रिजल्ट था व्हाइट फ्लावर। इसका मतलब क्या है, ये जो एलील है स्मॉल आर वो इस तरीके से मॉडिफाई हुआ है कि उससे नॉर्मल एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ना ही लेस एफिशिएंट एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये सिचुएशन तो इस पर लागू नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इस वाली होमोजाइगस कंडीशन में हमको अगर रेड कलर का फ्लावर नहीं मिलता तो उसके आसपास कोई कलर मिलता, कुछ व्हाइट नहीं मिलता फ्लावर, लेकिन हमको व्हाइट फ्लावर मिला, यानी कि ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, चलो मान लिया। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या है, अ नॉन फंक्शनल एंजाइम
इज प्रोड्यूस्ड, किससे? फ्रॉम आर एलील। अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम है, यानी कि एंजाइम तो प्रोड्यूस हो रहा है बट उसके स्ट्रक्चर में कुछ ऐसा चेंज आ गया कि भाई वो सबस्ट्रेट पे काम नहीं कर पा रहा, रेड कलर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में अगर होमोजाइगस कंडीशन होती है हमारे पास, कौन सी? स्मॉल आर जस्ट लाइक अबव। ठीक है, तो क्या होगा? व्हाइट फ्लावर मिलेगा, क्योंकि एंजाइम तो प्रोड्यूस हुआ मगर वर्किंग में नहीं है, साइलेंट है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि भाई कुछ इस तरीके का चेंज आ गया कि नो एंजाइम एट ऑल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आर एलील। अब कोई एंजाइम नहीं बन रहा है, तब भी क्या होगा? अगर ये होमोजाइगस कंडीशन है तो हमको व्हाइट फ्लावर मिलेगा, पिगमेंट तो प्रोड्यूस हुआ ही नहीं ना। ठीक है, लेकिन हमेशा ये होमोजाइगस कंडीशन हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। जैसे कि अभी क्रॉस में मैंने बताया आपको, हमेशा मतलब ये वाली कंडीशन हो, कैपिटल आर वो भी पॉसिबल नहीं है, और स्मॉल आर हो, ये भी पॉसिबल नहीं है। हमको मिल गया एक हाइब्रिड, हमको ये कंडीशन मिल गई। ठीक है, अब क्या हुआ? अब यहां पर देखो, जो हमारे पास कैपिटल आर है, कैपिटल आर इज व्हाट? कैपिटल आर इज अनमॉडिफाइड अलील और स्मॉल आर इज मॉडिफाइड अलील। इस मॉडिफाइड अलील पर पहली सिचुएशन लागू नहीं हो रही है, ये एंजाइम नहीं बना रहा है, या जो बना रहा है वो फंक्शनल नहीं है, मतलब ये इनएक्टिव है। इन शॉर्ट मैं कहूं कि ये इनएक्टिव है। तो क्या हुआ? सारी जिम्मेदारी कलर प्रोडक्शन की किस पर आ गई? कैपिटल आर एलील पे। यानी कि मैं क्या लिखूंगी यहां पर? द responsibility of producing color, तो यहां पर कौन से कलर की बात हो रही है? रेड कलर। ठीक है, comes on सिंगल कैपिटल आर एलील, ये फंक्शनल है। स्मॉल आर इज इनएक्टिव, नो प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। ठीक है, यानी कि क्या कह सकती हूं मैं? एंजाइम का जो प्रोडक्शन था वो कितना रह गया? आधा। दैट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम फॉर रेड कलर बिकम्स हाफ। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो हमें फिनोटाइप मिला वो हमको पिंक मिला, क्योंकि ये एंजाइम तो प्रोड्यूस हुआ मगर उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं है जो वो टोटली रेड कलर को इम्पार्ट कर पाए फ्लावर के लिए। ठीक है, एंड दैट्स वाई फिनोटाइप ऑफ हाइब्रिड फ्लावर appeared pink। ठीक है, यानी कि डोमिनेंस हुई मगर कंप्लीट नहीं है। दैट्स व्हाई द नेम इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज मोस्ट प्रोमिनेंट फॉर दिस फिनोमिना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली हाइब्रिड कंडीशन में, ये हाइब्रिड कंडीशन है, हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ठीक है, वहां पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहीं कहीं पर देखने को मिलती है। उसका रीजन यही है कि जो रेसेसिव एलील है वो नॉन फंक्शनल है, सारी की सारी जिम्मेदारी हमारे जो डोमिनेंट एलील है उस पर आ जाती है, और वो इतना प्रोडक्शन नहीं कर पाता जो उस पर्टिकुलर फिनोटाइप को दिखा सके या अपियर करवा सके। तो हमें एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप देखने को मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं, मैंने यहाँ पे नोट किया है, जस्ट हैव अ लुक। ये क्वेश्चन नीट में अगेन पूछ लिया जाता है। प्लांट्स के केस में 4 o'clock प्लांट अभी बताया, स्नैपड्रैगन बताया, और एक और है कार्नेशन। कार्नेशन भी रेड और ब्राइट फ्लावर में जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हमें पिंक फ्लावर देखने को मिलता है। और पी प्लांट में जो मेंडल ने चूज किया था, स्टार्च की सिंथेसिस जो है वो भी एक जीन से कंट्रोल होती है जिसके 2 एलील हैं, कैपिटल बी और स्मॉल बी।
जब कैपिटल बी होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो स्टार्च की सिंथेसिस बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और जिससे हमको क्या मिलता है, मैचुरेशन के बाद हमें राउंड सीड्स मिलते हैं। ठीक है। और जो स्मॉल बी है होमोजाइगस कंडीशन में वो लेस इफिशिएंट, वो अब यहाँ पर देखो पहली वाली कंडीशन लागू हो रही है। ठीक है, एंजाइम ऐसा नहीं है कि नहीं प्रोड्यूस हो रहा या नॉन फंक्शनल एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पर एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है बट वो लेस इफिशिएंट है। तो उस केस में क्या हुआ यहाँ पर कि हमें रिंकल्ड सीड देखने को मिले, स्टार्च की सिंथेसिस हुई बट कम हुई, और जब स्टार्च पॉलीमराइज हुआ ना तो श्रिंकेज हो गया, तो रिंकल्ड सीड देखने को मिले। जब हेट्रोजाइगस कंडीशन आई तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मेंडल हमको मिलने चाहिए थे राउंड सीड्स, बिग साइज सीड्स, बट हमको मिले राउंड सीड्स तो मिले क्योंकि दोनों से ही एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है, बट साइज जो था वो इंटरमीडिएट था। बट ऑफ इंटरमीडिएट साइज, बहुत बड़े नहीं थे बहुत छोटे नहीं थे। ठीक है, बट इसका जो साइज था वो इन दोनों के कंपैरिजन में इंटरमीडिएट था। क्लियर? तो ये भी एक एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ह्यूमंस में अगर मैं बात करूं, ह्यूमंस में बहुत इजी फिनोटाइप्स हैं जो देखने को मिलते हैं और आप अपने पेरेंट्स के साथ कंपेयर कर सकते हो। हेयर का टेक्सचर, आई का कलर, हाइट, स्किन कलर, ठीक है, साउंड, आपकी पिच और आपके हैंड का साइज, ये कुछ कैरेक्टर्स हैं ह्यूमंस में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करते हैं। और आप इजीली अपने पेरेंट्स, मदर और फादर से देख सकते हो कंपेयर करके कि क्या इनकम्प्लीट डोमेनेंस शो हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, और लास्ट है आपका एनिमल्स में, शॉर्ट हॉर्न कैटल, कलर जो था वो रेड और व्हाइट, दो ब्रीड थी, उनको जब हाइब्रिडाइजेशन कराया गया तो हमको मिला रोन मीन्स पैचेस मिले, रेड और व्हाइट पैचेस मिले, हमें कोई एक पर्टिकुलर कलर नहीं मिला। इसी तरह अंगोरा रैबिट में लॉन्ग हेयर देखने को मिलते हैं और रेक्स रैबिट में शॉर्ट हेयर। जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन कराई गई तो हमको इंटरमीडिएट लेंथ के सिल्की फर देखने को मिला। ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। जस्ट लर्न दीज एग्जाम्पल, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से एग्जाम्पल्स में इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो होती है। ठीक है, क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, ये आपके एनसीईआरटी से ही मैंने पिक किया है। ठीक है, तो जस्ट रीड इट। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का? जो हम डोमिनेंस कह रहे थे कि एक जीन का फीचर है, एक जीन जो है बहुत मतलब कहना चाहिए ना कि शक्तिशाली है, वो अपने आप को अपनी परफॉर्मेंस बहुत हैवीली दे रहा है, ऐसा नहीं है। डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन या उसके प्रोडक्ट का फीचर नहीं है। ये फीचर है किसका? जीन का प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्शन उसकी वजह से जो फिनोटाइप अपीयर हो रहा है वो कितना अपीयर हो रहा है, इस पर डिपेंडेंसी होती है डोमिनेंस की, ना कि जीन पर। ठीक है, जीन का प्रोडक्ट और उसके फिनोटाइप वो किस पर अपना एक्ट कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कॉल मी और फील फ्री टू कमेंट मी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द नेक्स्ट फिनोमेना ऑफ कोडोमिनेंस एंड मल्टीपल एलेलिज्म। टिल देन, stay safe, stay healthy and keep studying. Goodbye. Thank you.